अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेट इलेक्शन के बाद बनने वाली सूरत हाल की बात करेंगे। किस सियासी जमात से कितने वोटों की तवक्को थी और कितने मिले, हॉर्स ट्रेडिंग की आवाज़ कहां से आई और किस जमात के खिलाफ उठाई गई। मुस्लिम लीग नून ने अपने नामजद आज़ाद उम्मीदवारान के बलबूते पर सेनेट में अक्सरियत तो हासिल कर ली, मगर क्या चेयरमैन सेनेट भी बना पाएंगे। और जरदारी साहब जो सियासी शतरंज के माहिर समझे तो जाते हैं, उन्होंने अपनी बारी किस हुनरमंदी से चली है। MQM की ऐवान बाला से होने वाली छुट्टी के जिम्मेदार वो खुद हैं या कोई और। तहरीक इंसाफ KPK से जितने उम्मीदवारान की जीत की ख्वाहिश रखती थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं। और PTI के चौधरी सरवर साहब की पंजाब से जीत को कैसे देखा जाना चाहिए। ये तमाम सवालात हैं जिनका और तज्जिया प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में ज़रूरी है। और अगले कुछ हिस्सों में मियां नवाज शरीफ साहब के सियासी मुस्तकबिल की बात होगी और पाकिस्तान के खिते में बढ़ते हुए मुश्किलात की भी बात होगी। जनाब, अगर हम इस ऐवान बाला पे आ जाएं, और हम इस ऐवान बाला के बारे में कई बार कह चुके हैं कि जी ना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं, ना मनी बिल पर कुछ किया जा सकता है, ना खुद डायरेक्टली मुंतखब होते हैं। और अब हमने ये भी देख लिया कि पैसों का किरदार और हॉर्स ट्रेडिंग का किरदार कितना ज़्यादा उभर के सामने आया। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हम सबसे पहले फोकस कर लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जीत पे, और साथ साथ एक जो स्क्रिप्ट था उस स्क्रिप्ट की हार की, ये जमहूरियत के लिए एक अच्छा दिन है बाकिर साहब, या दूसरी जानिब जो ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग हुई और लोगों को तोड़ा गया और हर तरह की सियासी सरगर्मियां देखने को मिली, जमहूरियत कमज़ोर हुई है। नवाज शरीफ साहब तो और उनकी पार्टी इसलिए सेलिब्रेट आज कर रही है कि ये एक जो ताकत का तवाज़ुन था पार्लियामेंट में वो शिफ्ट हुआ। आप भले से कहें कि मनी बिल वो नहीं ला सकते, वो वज़ीर आज़म नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव एजेंडा है तो वो उनके बगैर हो नहीं सकता। अब आपको पता है कि किस तरह से नून लीग के लिए, वैसे तो वो काफ़ी इस बारे में कमज़ोर रहे लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में, लेकिन अब उनके अपने इंटरेस्ट में कुछ लेजिस्लेशन पेंडिंग है जो उनको शायद करनी पड़े अगले इलेक्शन से पहले, ताकि उनके कायद इलेक्शन लड़ सकें। तो वो इस उम्मीद में थे कि उनको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाए जो 2/3 मेजॉरिटी होती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी साबित करना है कि जो उनका नैरेटिव है वो ट्रैक्शन गेन कर रहा है। पहले से वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, उनके ही मुंतखब MPs ने दिए, लेकिन जिस तरह से आज वो जुबिलेंट थे, जिस तरह से वो खुश थे, लगता था कि उनको कोई नया वर्डिक्ट मिल गया है अवाम की तरफ से। दो तीन चीज़ें जो क्विक ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये कि इसने इलेक्शन ने होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो जमहूरी प्रोसेस है उसको एक एडेड मोमेंटम देते, उसको मजीद तेज करते, लेकिन यहाँ पर वो उनकी इंटेग्रिटी, उस सिस्टम की इंटेग्रिटी के बारे में बहुत से जहाँ सवाल छोड़ गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान रंजिशें भी बढ़ा गया। मियाँ साहब चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को जो अपील भी कर जाती हैं। अब वो कहते थे कि जी लोगों पर पाबंदी लग गई या लोगों को मना कर दिया गया कि नून लीग से, आपने वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो आपने TV पर सुन लिए होंगे कि जी कोई इलेक्शन PMLN के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ना, या जो PMLN के उम्मीदवार हैं उनको इजाजत नहीं दी गई। ये PMLN के उम्मीदवार नहीं तो और कौन से हैं, उनके ही टिकट्स थे, वही थे। टेक्निकल एक इशू बना, उसको उस तरह से रिजॉल्व किया गया कि जी आप आजाद लड़ लें। आपके वोटर्स को, किसी को PMLN के वोटर को रोका गया कि उनके कैंडिडेट को वोट देना। अगर हम अल्टीमेट व्हीलर डीलर पे आ जाएं, 2008 से 2013 ये हमें बार बार बताया गया कि जी आसिफ जरदारी साहब बहुत बड़े सियासी जीनियस हैं, और उनका इतना ज़्यादा जीनियस था कि जब 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों सूबों से उड़ गई और सिंध तक महदूद रह गई, तो वो शायद ऐसा जीनियस था कि आम लोगों को समझ नहीं आ सका। लेकिन अब अगर हम आज आ जाएं सेनेट के इंतखाबात पे, जो आसिफ जरदारी साहब की इधर मेरे ख्याल से व्हीलिंग डीलिंग काफ़ी आसिफ जरदारी साहब का है बाअसर लगती है या मुअसर लगती है। जिस तरह लोगों को तोड़ा गया, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जनाब कामयाब हो गई, हालांकि उनकी इतनी ज़्यादा नशिस्तें नहीं थी, उनको उनके 2 सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा से शायद नहीं बनते थे। साथ में फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी, फारूक सत्तार साहब ने गुस्से का इजहार किया कि जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, गलत किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वैसे कहने को फेडरेशन की जमात है और जमहूरी जमात है, ये थोड़ा सा इनका अफसोसनाक किरदार रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन हाँ ये कामयाबी में ट्रांसलेट हुआ।
یہ جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مشہور ان کا چلتا تھا کہ زرداری سب پہ بھاری، وہ انہوں نے پروو کیا ہے. اب ان کا یہ فنڈز، یہ شاید فنڈ زیادہ بھاری پڑ رہے تھے، زرداری نام اتنا بھاری نہیں ہے. 2015 میں انہوں نے 8 سیٹیں لیں تو اس دفعہ وہ 12 سیٹیں لے گئے. اب وہاں تک کچھ جو ہے ایم کیو ایم کی بھی ایشوز وہاں پہ چل رہے تھے. اب ایم کیو ایم جب اگر ہم صوبہ وائز دیکھیں تو سندھ میں جو ہوا، کیونکہ سب سے زیادہ ان کو وہاں سے بینیفٹ ہوا، وہ اس سے تھا کہ ان کے 2015 میں 51 لیجسلیٹرز تھے، اس کی بنیاد پر انہوں نے 4 سیٹیں لی تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پی ایس پی علیحدہ ہوئی، کچھ لوگ ادھر چلے گئے، تقریباً 7 ادھر چلے گئے، کچھ 12 پیپلز پارٹی نے توڑ لیے. رہس ہے کہ ان کے پاس تقریباً میرا خیال میں وہ 5 کی اسٹرینتھ شارٹ تھی، تو انہوں نے صرف ایک الیکٹ کر سکے، وہ ایک بندہ ان کا الیکٹ ہوا. تو اس میں جو ان کی پارٹی کی توڑ پھوڑ تھی، اوپر سے جو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ون کر لیا. اب وہ ہم نہیں بات کرتے کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو جیتے دل جیتے، میرے خیال سے نظریاتی ضمیر جگایا، نظریاتی طور پہ ان کو وہ بہرحال وہ ہوا. اب خیبر پختونخوا میں ان کی 7 سیٹیں تھیں اور وہ 2 سیٹیں جیت گئے. اس کے مقابلے میں قومی وطن پارٹی 10 سیٹیں، کوئی نہیں سیٹ جیت سکی، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو زرداری صاحب کے بیسٹ بڈی سمجھے جاتے ہیں، ان کی 15 سیٹیں اور 1 جیتے. اب دیکھیں نا، 7 سیٹوں کے ساتھ 2 لے کے آ جانا اپنے سینیٹرز، جبکہ زیادہ سیٹوں والے بیٹھے ہیں یا 1 سیٹ لی ہے، تو یہ ایک کرشمہ ہے نا. حالانکہ مسلم لیگ نواز کا ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں ہے قانون سازی کے حوالے سے. سینٹ پر سب کی نظریں اسی حوالے سے تھیں کہ جی اب آنے والی لیجسلیشن میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب مائٹ بی ایبل ٹو کم بیک. لیکن اگر آپ کی 2/3 کی اکثریت نہیں ہو پائے گی اسی ایوان بالا کے ذریعے، تو کیا آپ آئین میں ترمیم لا سکیں گے جس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب واپس وزیر اعظم منتخب ہو سکیں گے؟ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے سادہ اکثریت یا سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، ہاں لارجسٹ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ابھی گروپ کے طور پہ. ابھی جو ہم نے ان کی تھوڑی سی کمپیوٹیشن کی ہوئی ہے، کیلکولیشن، وہ یہ ہے کہ ان کے تو ویسے تو اپنا 33 ہو گئے سینیٹرز. اگر ان کے ساتھ جو بظاہر ایم کیو ایم، پاکستان پی کے ایم اے پی ہے، اچکزئی صاحب والی نیشنل پارٹی ہے، فنکشنل ہے، اور بی این پی مینگل گروپ جو ان کے ساتھ الائیڈ ہیں ابھی سے، اگر ان کو ہی رکھیں تو ان کی تقریباً 50 کے قریب بنتے ہیں. اسی طرح اپوزیشن کیمپ میں جن کے ہیں میں نے کاؤنٹ کیے ہیں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اگر یہ بھی اکٹھے ہو جائیں، جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی، اے این پی، تو ان کے 39 بنتے ہیں. 2 ان کے جو فاٹا کے لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این الائیڈ ہیں، تو وہ بھی 52 تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے. تو جو فگرز جو ہیں وہ زرداری صاحب کے خلاف ہیں، لیکن وہ ابھی بھی کوشش لگے ہوئی ہیں. کل بھی ان کے لوگ وہ بلوچستان گئے ہوئے تھے. اگر وہ بھی ایڈ کر لے، اگر وہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 6 لوگوں کو ون اوور کر لیا جو آزاد ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان کی جو تعداد بنتی ہے وہ 47 تک، 5 کا مارجن رہ جاتا ہے. اب 5 ہی فاٹا کے لوگ باقی بچے ہیں. اب کون کس کو لے کے جائے گا؟ اب میں نے وہاں پہ اپنا پیپلز پارٹی میں فرت اللہ بابر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل ریالٹیز ٹرمپ the logic of mathematics. تو مطلب میتھمیٹکس کے مطابق وہ اس چیز کو چیلنج نہیں کرتے کہ اگر وہ سب کو بھی جیت لیتے ہیں تو دونوں کے درمیان ٹائی ہو جانی ہے. اب یہ ان کے پاس حل یہ ہے کہ کسی کنسنسس کا کینڈیڈیٹ لے آئے، یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کچھ کر لیں. اس سے یہ چھوٹے گروپس کی بلیک میل سے بچ جائیں گے. اب بہت سے یہاں انڈیپینڈنٹس ہیں. وہ چیز جو ہمارے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے لیے ہے، وہاں پہ آرٹیکل 51 کے تحت آپ نے 3 دنوں میں نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوں پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. آرٹیکل 106 کے تحت پروونشل اسمبلی والوں نے بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے. یہ ان کے اوپر جو سینٹ میں انڈیپینڈنٹ آتے ہیں ان کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. ان پہ اس طرح سے ڈیفیکشن کی کلوزز بھی اگر وہ کریں تو نہیں لگتی. تو یہ جو ایک پرپیچول بلیک میل ہے، اگرچہ 3 سال کا پیریڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو انڈیپینڈنٹس کبھی ادھر سے کبھی ادھر جاتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ ہے کہ کنسنسس کینڈیڈیٹ لائیں. آج کچھ بات چل رہی تھی، زرداری صاحب نے ان سے بات کی ہے، اپنا نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو پیغام بھیجا ہے کہ مل کے ہم کینڈیڈیٹ لے آئے، لیکن دونوں طرف یہ ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں. اب جو نواز شریف صاحب کی جو لسٹ ہے وہ ان کا جو ایسے ڈیفائنڈ موڈ ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو لے کے آئیں تاکہ وہ شو کر سکیں کہ بھائی اگلی دفعہ بطور چیئرمین سینٹ. جی. اور ساتھ ہی دوسری ان کی چوائس ہے پرویز رشید.
लेकिन अच्छा, आपको मैं रोक रहा हूँ बाकर साहब, इससे पहले कि हम चेयरमैन सेनेट के मौजू पे जाएं, जो आपने, और ये आपकी रिसर्च को मैं सलाम करता हूँ, इसका जो निचोड़ है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फिर कामयाब हो पाएगी कानून साजी के हवाले से? क्योंकि जिस तरह आपने कहा, और फरहतुल्लाह बाबर साहब ने भी कहा कि जी ये एक स्प्लिट है। नहीं, ये मतलब अभी मैं जो आपको स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ वो चेयरमैन सेनेट, मैं कानून साजी के हवाले से, मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, उसके लिए उन्हें पीपल्स पार्टी या पीटीआई के साथ तो कभी भी नहीं हो सकता, बाकी सबको साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, पीटीआई बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे, 2/3 के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये जो वो चीज उनके लिए रियलिटी वो रियलाइज नहीं होने लगी। आपने अभी इसहाक डार साहब का भी नाम लिया, अगले हिस्से में जरा इसी पे ही बात करेंगे, चेयरमैन सेनेट की बात करेंगे और ऐवान बाला की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। 4th डे इन अ रो सेनेट की बात हो रही है, सेनेट के इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन आखिरकार अब सेनेट के इंतखाबात हो गए जनाब। अगर हम चेयरमैन सेनेट से पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की थोड़ी सी बात कर लें, कहने को तो वो ड्राइविंग सीट चाह रहे थे, लेकिन कोई और पहिए उतार के भाग गया। अब जो कामरान टसोरी और फारूक सत्तार साहब एक जानब, दूसरी जानब आमिर खान साहब हैं, नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ फरोग नसीम थर्ड पार्टी मुंतखब हो गए। क्या देखना चाहिए जनाब उसको? मैंने तो उससे पहले सेगमेंट आपने बताया था बिल्कुल कि किस तरह से उनको डिल्यूट कर दिया गया। लेकिन ये इनकी अपनी इंटरनल डिवाइड की वजह से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ठीक है, तोड़ रहा था सबको और सब कुछ कर रहा था। 2015 में उन्होंने 4 सीटें जीती थी, वो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में जीती थी। इनको 52 वोट चाहिए थे, 51 इनके पास थे, 51 थे, तो पीपल्स पार्टी ने हेल्प की तो इन्होंने 4 बना लिए। अभी जिस तरह से इनकी तराश खराश होती रही, इनके पास 37 रह गए, तो इनको 5 की शॉर्टेज थी। अब मुझे एक बड़े सीनियर एमक्यूएम वाले ने बताया, और आपके लिए हैरानगी होगी, नहीं नाम क्या लेना है, बिल्कुल भी नहीं, हाँ वो नहीं नाम नहीं लेता उनके। उन्होंने ये चीज अब उससे आप मुंसलिक करें, कुछ अर्सा पहले जब इनकी एक रात की शादी हुई थी पीएसपी के साथ, तो वो तो उन्होंने बाद में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लिया। इन्होंने कहा कि जी हमारे पास 37 थे वोट्स, हमें 42 की जरूरत थी 2 सीटें पूरी करने के लिए, क्योंकि 21 में एक वहां पर सेनेटर बनता है, तो हमें 5 की एश्योरेंस भाई लोगों ने दी थी। और भाई उनके वो एमक्यू वाले सबको भाई कहते हैं, जस्ट फॉर एक कैविएट। बाकी साहब आप बढ़े आगे, आप ये बीच में क्वालिफायर ना डालें, सब भाई हैं, वो सब भाई हैं। 42 बनने थे उनके, लेकिन कहता है कि उन भाइयों ने भी हमारी आखिरी वक्त पे वो दे गए, और ऊपर से भाई से बड़ा वो जो उनके अंकल वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी 12 ले उड़े। और उसमें भी मजे की बात है, उनमें से 6 भादराबाद ग्रुप के भागे और 6 इनके भागे। अब ये इन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं, कहते हैं 6 हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 6 अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। और लेकिन जो सबसे ज्यादा उनके लिए पेनफुल बात है, कहता आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस तरह करने की, अब देखो हमारे साथ क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक, अब भाइयों और अंकलों से आगे बढ़ के जनाब चेयरमैन सेनेट की अगर बात हो जाए, आपने कहा कि जी ये फिर से शरारत करेंगे। इसहाक डार साहब, जो काबिल एहतराम इसहाक डार साहब, इतने कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े स्टेट्समैन, उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है पिछले कुछ सालों में, कि उनको चेयरमैन सेनेट लाया जाएगा। लेकिन ये भी एक तरह का जारहाना किस्म का कदम है, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब एक तरह के स्टेट्समैन थे। रज़ा रब्बानी सबको लेके चलते थे, लेकिन साथ में कुछ इदारों की भरपूर तनकीद भी करते थे। और रज़ा रब्बानी साहब की वजह से ऐवान बाला के वकार में भी एक तरह का फर्क आया, और उसके रुतबे में भी एक तरह की बुलंदी आई। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक और जारहाना या एक एंटी अदारा शख्स को चेयरमैन सेनेट तकर्रर करेंगे, तो हम जिस नहज पे अभी खड़े हैं बाकर साहब, जहां सारे अदारे एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं, जहां मियां नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला के बाद 5 अनमोल हीरों की भी बात करते हैं और अदालतों के बारे में बात करते हैं, वो फिर शायद सिचुएशन मजीद सेंसिटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये तो रिपोर्टें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग कह रहे हैं कि रज़ा रब्बानी साहब बतौर चेयरमैन सेनेट ठीक रहेंगे, जो मेरे लिए एक बहुत ही एक हैरत अंगेज किस्म की बात है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक इसी तरह के शख्स को चेयरमैन सेनेट। पहले पीएमएलएन के प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की बात कर लें, बताएं कि जैसा आपने कहा ना इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ जा रहे हैं, वो उनकी जबान से आया है, वो आपको मुझे एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। मियां साहब की उनकी बेटी की जबान सुन ले, वो आपको पता है कि वो एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एग्रेसिव स्टाइल उन्होंने रखा हुआ है। अभी जो पीएमएलएन की जो प्रोस्पेक्टिव अगले सेगमेंट में यही एनालाइज करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स
प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास इसहाक डार हैं, परवेज रशीद हैं। अब ये वो दो कैंडिडेट्स हैं जिनके मतलब आप डिफाइंस शो करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बैकअप के तौर पे राजा जफरुल हक जैसा बंदा भी रखा हुआ है कि अगर क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब कुर्सी सदारत पे बैठे हैं, उन्होंने भी शायद अगर वो वीटो कर देते हैं कि नहीं जी इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ नहीं जाना, तो उन्होंने राजा जफरुल हक भी अपने पास एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के तौर पे रखा है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ या अपोजिशन कैंप की तरफ देख लें, उनके पास रजा रब्बानी साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन मैंने अखबारों में भी आज छपा वो देखा, फिर मैं उसको क्रॉस चेक भी किया पीपल्स पार्टी में, लेकिन जो वहाँ के अंकल हैं जो सब पे भारी हैं वो उनसे राजी नहीं है। अच्छा। वो उन्होंने शरी रहमान और मनवीवाला साहब और रहमान मलिक के नाम, लेकिन इन सब पे कंसेंसस बनाना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास माइंडेड के 20 सेनेटर्स हैं, 20 पे सेनेट का चेयरमैन नहीं बनता, लेकिन वो कहते हैं जी कि हम लोग पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू बनाएंगे। पीपल्स पार्टी आज भी मुज़र हैं, जैसे मैंने अभी पिछले सेगमेंट में बात की कि हमारा कैंडिडेट चेयरमैन बनेगा। अब पीएमएलएन जो डिप्टी चेयरमैन की भी पोजीशन है वो भी उन्होंने बात लटकाई हुई है कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने भी वो देंगे, लेकिन इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वहां तक ले जाएं। दो चीजें इसमें कि जी चेयरमैन तो ये शायद अपना बनवा लें पीएमएलएन वाले, या अगर ऑन अ लाइटर नोट बाकर साहब, अगर पीएमएलएन वाले इसहाक डार साहब को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा देते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा सर? क्योंकि उनके बगैर फाइनेंस तो नहीं चल सकता। या तो शायद कोई बिल पास कर लें कि चेयरमैन सेनेट वजीर खजाना भी हो सकता है। काम चल रहा है ना, लंदन में बैठे हैं, काम तो चल रहा है, मिफ्ता साहब चला रहे हैं, लेकिन इसमें अभी मिफ्ता साहब बड़ा अच्छा चला रहे हैं। कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है वो अभी इनके जो अकाउंटेबिलिटी में केसेस चल रहे हैं, तो शुनीद यही है कि इसहाक डार साहब की कन्विक्शन साथ ही कहीं आ जाएगी हलफनामे के साथ, तो फैसला आ जाएगा, या मुनासिब लफ्ज है फैसला, सॉरी मैं फैसला कोई ये बातें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो वो अपना तो फिर उस वक्त फिर इनके लिए और इनका बयानिया मजबूत होगा। देखें जी हम चेयरमैन सेनेट लाए यार। अब जो फरदुल्लाह बाबर साहब कहते हैं कि जी हमारी ये तो तारीख रही है कि हम नेगोशिएशंस के जरिए अपना कंसेंसस बना के और कुछ गिव एंड टेक करके कॉम्प्रोमाइजेस करके आगे चलते हैं, तो वो अब चल के अब देखें वो बड़े पुरुमीद है। वो कहते हैं जी आपको अभी तक नहीं समझ आई कि हम नंबर्स किस तरह पूरे करते हैं। ठीक, मुफाहमत की सियासत जिंदाबाद। अगले इसमें में उस शख्स की बात करेंगे जिनके लिए मुफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं रही। मियां नवाज शरीफ साहब का एक और धुआंधार जलसा देखने को मिला, रहेगा हमारे साथ। जो गवाह होते हैं वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कस्में खाते हैं। कभी सुना कि कोई मुनसिफ कस्में खाता हो? वेलकम बैक टू दो राय। स्टार्ट हमारा थोड़ा सा एक्साइटिंग था, लेकिन अब हम मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताहयात कायद की भी बात सुनेंगे। सुनिएगा। 70 साल से लगी हुई ये बीमारी इस मुल्क को, उस बीमारी को खत्म करने का लम्हा आन पहुंचा है। मुस्लिम लीग को सेनेट के इंतखाबात से भी बाहर निकाल दिया और फैसला सुना दिया कि मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने और सूबाई असेंबलियों ने उस फैसले को मुस्तरद करके मुस्लिम लीग के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कर दिया। और भाई नवाज शरीफ की मोहर और दस्तखत तो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी प्रोग्राम के ऐलान पर भी लगे हुए हैं। क्या एटमी प्रोग्राम को भी खत्म कर दिया जाए? क्या एटमी प्रोग्राम को भी ख़त्म कर दिया जाए बाकर साहब? वैसे मैंने हमेशा से सुना था, शायद गलत सुना था, कि एटमी प्रोग्राम को भुट्टो साहब ने जन्म दिया था, ज़ियाउल हक साहब ने कंसोलिडेट किया था। उसमें क्यू खान का किरदार है, जाहिद अली अकबर खान का किरदार है, प्रोफेसर मुनीर अहमद का किरदार है, और फिर आखिर में आके 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने वो बटन दबा दिया जिससे फिर उसका जो एक टेस्ट एक्सप्लोजन थी वो हो पाई। लेकिन शायद वो एक तारीखी बात है, लेकिन अगर हम उसका ड्यू देना चाहिए। उन्होंने वो हालात में ये फैसला करना, वो एक मुश्किल हालात थे,
آپ کو پتا ہے کہ آج سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے. ہم ان دنوں میں اسٹوڈنٹ تھے تو یہ جی کی بات ہوتی تھی کہ جو ملک آئسولیٹ ہو رہا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ملک کس طرح سے آئسولیٹ ہوا ہے, ایک دم دھماکہ ہو گیا, مزید آئسولیشن ہو گئی. تو وہ ایک ان کو کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں نا وہ میرے لیے بہت پرابلمٹک ہے. کیونکہ اب جس طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بات کی سینٹ کی, جس طرح سے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سینٹ کو اس وقت, تو وہ بڑا سہانا لگتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے. جناب سیلیبریٹ کرنے آئے, میاں صاحب جیت گئے, بالکل ان کو مبارکباد. لیکن میں میاں صاحب کو یاد دلاؤں کہ جہاں پر مہینوں سینٹ کے اراکین نے احتجاج کیا کہ وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سینٹ کو عزت افزائی بخشے اور وہاں تشریف لائیں, 6 مہینے نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی اسی طرح کا احتجاج کرتے رہے, میاں صاحب آ جائیں. اس وقت میاں صاحب کو یاد نہیں آتا. آج ووٹ کا تقدس بھی یاد آ گیا. ووٹ کا تقدس یہ ہے کہ میں نے آپ کو کانفیڈنس دیا ہے, آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ اپنی جاب ٹھیک کریں. آپ کی جاب ہے آپ پارلیمنٹ میں جائیں, آپ لیجسلیٹ کریں, آپ مجھے گورن کریں. اس وقت تو سپریم کورٹ کو انہیں یہ بھی یاد دلانا پڑا کہ آپ کیبنٹ کی میٹنگز ریگولر کریں. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک میٹنگ میں, 2 میٹنگ میں انہوں نے پچھلے تمام ریٹروسپیکٹیولی فیصلوں کو وہاں پہ ریٹیفائی کیا. تو یہ سب چیزیں میاں صاحب کو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی تھیں, آج آ رہی ہیں. اللہ کرے اب انہیں یاد رہے. جوش خطابت میں وہ بہت کچھ بول جاتے ہیں. ابھی جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے پہلے بھی بات کی کہ مسلم لیگ سے وابستہ لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا. کس کو روکا گیا, کہاں پہ روکا گیا؟ آپ کی ایک لیگل اور ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے آپ وہ آفس ہولڈ نہیں کر سکے, ان کو ریپلیسمنٹ کا ٹائم نہیں تھا, وہ ہو گئے. تو روکا ہی گیا نا باقر صاحب؟ نہیں روکا گیا. میں آپ کو پتا ہے یہ 4-5 پروگرام میں ہو رہی ہے, نہ میں آپ کو کنونس کر پائے ہوں نہ آپ کنونس ہو رہے ہیں. ان کا نیریٹو وہ اتنا سمپلیفائی کر کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں, اس سے پرابلم بنے گی. آج میاں صاحب کو نئی پرابلم ہے, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. کل انہوں نے گورنمنٹ میں چاہے 2000 سال کے 18 میں آتے ہیں, بعد میں آتے ہیں, کبھی آتے ہیں, یہی سوال انہیں واپس آ کے مشکل میں ڈالیں گے کہ جی وہ تو تب آپ نے کیا. اب کیا یہ کورٹ نے لکھا تھا کہ یہ ان کے سارے فیصلے کالعدم ہو گئے جو یہ آج کہہ رہے ہیں جی کہ موٹر ویز کو بھی ختم کر دیں, نیوکلیر پاور پلانٹس کو بھی ختم کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. وہ تو اس میں لکھا ہے کہ جس دن سے یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے 28 جولائی جی اس کے بعد کے جتنے فیصلے اس دوران انہوں نے لیے وہ کالعدم ہے. تو سمپل اس میں جو فیصلے تھے وہ ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ, ایز پرائم منسٹر ان کے کسی ایکشن کو انہوں نے نلیفائی نہیں کیا. کہ اب وہ جس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ایک گلوسی امیج, ایک شائنی امیج اپنی گورننس کا, وہ اس کی کلائی ابھی ان کی دور حکومت میں کھول کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جو سٹرکچرل ایشوز ہمارے ان طرح کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ ہیں, لوڈ شیڈنگ کی مثال کیونکہ ہم سب کو افیکٹ کرے گی, اس میں یہ ہے کہ جی وہ دیکھیں اب جو جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں, وہ جب یہ آئے تھے اور انہوں نے کلیئر کیا تھا تو 480 تھا, اب $900+ بلین روپیز پہ پہنچ گیا. اسی طرح جو لائن لاسز ہیں وہ کم نہیں ہوئے, اور وہ جو ریکوریز تھیں وہ نہیں ہوئی. تو اب یہ ہے کہ چاہے وہ بجلی لوڈ شیڈنگ کر کے کم بھی کریں گے, پلانٹس انہوں نے ضرور لگا دی ہیں, لیکن پلانٹس کا رینٹ بھی دینا پڑے گا, تو لاسز ایکومولیٹ ہوتے جائیں گے. اب یہ تو ہے ایگزامپل شائنی گورننس کی. اب آپ کو یہ کیا بتائیں, اس کے بعد ایسا کہ ان کے پاس یہ آتا ہے کہ میرے خلاف انتقام ہو رہا ہے, یہ کہ ووٹ کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کانسپریسی کر دی ہے, میں نے کرپشن نہیں کی. اب یہ جو کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہے ہیں, تو آپ وکیل ہیں, آپ بتائیں یہ کیا ان سے کس چیز کے اوپر ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, کیا وہ ابو دا لا ہے؟ ان کے لیے جو ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک بار ہے, وہ ہائر ہے میرے اور آپ کی نسبت یا کسی اور کی نسبت جو کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا. یہ 80s سے گورن کر رہے ہیں, یہ حکومت میں رہے, 80s سے بریف پیریڈ کے لیے باہر آتے جاتے رہے, لیکن وہ ان کا ایک پبلک آفس کا ان کے پاس رہا. تو یہ جتنی بھی ویلتھ آئی وہ لوگ سوال پوچھیں گے. اب اسرائیل کا وزیر اعظم وہ اگر جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی کیس کرپشن کے چل رہے ہیں, تو کیا وہ بھی شور ڈال رہا ہے کہ مجھے کیوں عدالت نے بلایا؟ یہاں پر بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ لینے پہ مجھے نکال دیا گیا, لیکن اصل بات تو یہ بتائیں نا کہ جی آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا اس وقت کہ بھائی میں ایک وہاں پر بھی بطور وزیر اعظم جب کام کر رہا ہوں تو ایک پارٹ ٹائم میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ہیلپ کرتا ہوں. تو بیٹے نے مجھے کوئی دینے لینے نہیں ہے, لیکن ایک کانٹریکٹ ہے میرا, آپ نے اس کو سچ چھپا کے رکھا. اب جب یہ سامنے آئے گی, آپ اگر دوسروں کے لیے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہی اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو آپ کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی. ویسے یہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی آپ نے کوئی دوسرا ملک کا, آپ کے پاس جب ایک وزیر اعظم ہو تو دوسرے ملک کا ایک وہ ریزیڈنس کارڈ بھی رکھے, کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کو دبئی آنے جانے کا مسئلہ تھا تو ریڈ پاسپورٹ آپ کے پاس تھا, آپ کو تو ویزے کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے کس لیے وہ اقامہ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو جب اس سامنے چیز آئی,
जो एक पब्लिक लीडर है, हम उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं, मियां नवाज शरीफ से आप हट के बात करें तो सबसे कि ओपन और ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि उनकी जिंदगी अब एक पब्लिक की हो जाती है, ओनरशिप हो जाती है, क्योंकि आप हमसे वोट लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि आपने गवर्न किया, उससे कितना फायदा आपने उठाया। बिल्कुल ठीक, ओपन हो और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलें फिर आपकी इजाज़त के साथ बाकिर साहब, और इस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, एक ऐसे एरिया पे आते हैं जहाँ ना तो शफाफियत है ना ओपननेस है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते हुए मुश्किलात की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के उन रूठे दोस्तों की जिनको एक बार फिर पाकिस्तान की याद आ गई। अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने जहां पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का अंदिया दे दिया, दूसरी तरफ अमरीकी रवैये में भी नरमी देखने को मिल रही है। साथ साथ रूस की जानिब से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार तो रूसियों ने किया। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और हमारी खारजा पॉलिसी पर भी इस समय बात करेंगे, लेकिन इन मौज़ूओं पर आने से पहले जनाब, जहाँ हम तनकीद करते हैं, अगर थोड़ी सी तारीफ भी हो जाए GSP प्लस के हवाले से। वो एक ट्रेड पैकेज आपको यूरोपियन यूनियन ने ऑफ़र किया था, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स को यूरोपियन मार्केट्स तक रसाई हासिल हुई ड्यूटी के बग़ैर। अब उन्होंने कहा कि जी आपके कुछ बैनुल-अक़वामी फ़राइज़ हैं जिनको आपको पूरे करने होंगे उसके बदले में, और वो पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरह से पिछले 2-3 साल ना सिर्फ पूरे किए, इस बार यूरोपियन यूनियन ने रियासत पाकिस्तान की तारीफ़ भी की और GSP प्लस को 2 साल और के लिए रीन्यू किया। लेकिन जहाँ अच्छी बात भी होती है उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और अभी वैसे एहसन इकबाल साहब ने भी तारीफ़ की हमारे जो भाई मुल्क हैं टर्की की, कि उन्होंने हमारा साथ दिया जब FATF में भी पाकिस्तान पर सख्त तनकीद हो रही थी। टर्की का कहना ये है कि पाकिस्तान को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो एक साइन होने को जा रहा था, उसको साइन करने से पहले वो GSP प्लस पाकिस्तान को ऑफ़र नहीं करेंगे, और ये शायद एक ट्रेड डिस्प्यूट में भी तब्दील हो जाए। इस पर खुर्रम हुसैन साहब का भी एक बहुत ही दिलचस्प मजमून आया है। तो जनाब, जब हमारे कुछ दोस्त हैं वो शायद हमसे रूठे जा रहे हैं, कुछ हमारे साबिक दुश्मन थे, जिस तरह रूस था जो अब हाथ बढ़ा रहा है, किस तरह देखना चाहिए? ये जो आपने GSP प्लस की बात की, ये 2 महीने पहले असेसमेंट आई थी, अब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि जी हम कंप्लाई कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ कंप्लाई करें। और GSP प्लस हमें एक तरह से मिला था रिलीफ के तौर पे, जो हमने लॉसेस इनकर किए थे टेररिज्म के दौरान, जो हम सफ़र हमने किया उसके दौरान जितने हमने लॉसेस इकोनॉमिकली हमने सफ़र किए, तो यूरोपियंस ने ये हमें एक तौर पे इंसेंटिवाइज़ किया कि जी किसी तरह से आपके वो लॉसेस कंपनसेट हो जाए। हम उसकी वजह से बिजली के भी हमारा बुहरान का शिकार रहे, तो बहुत से मसाइल रहे, तो वो उसके लिए वो सेंस में था। अब जहाँ तक आपने बात की कुछ रूठे हुए दोस्त हमारी तरफ पलट रहे हैं, तो डॉन के जो लॉयल नाज़रीन है वो कहेंगे ये परपेचुअल जिसे कहते हैं ना, हमेशा का ये पेसिमिस्ट है। मुझे कोई उस तरह से कोई इस तरह से अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। क्योंकि हमारे इस वक्त जो है अमेरिका के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अलाइनमेंट है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो अमेरिका से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हट के है, हम उनके साथ नहीं हैं। तो ये मसाइल हमारे आगे चलते रहेंगे, मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं, हम एक बयान की बुनियाद पे इस चीज़ को एनालाइज नहीं करना चाहिए। अभी लीज़ा कर्टिस यहाँ थी कुछ पिछले हफ्ता डेढ़ पहले दौरे पे आई, तो उन्होंने कहा कि जी जो हक्कानी नेटवर्क की और दूसरे तालिबान की यहाँ पर सेंचुरीज अभी मौजूद है, पाकिस्तान के जो टेरर फाइनेंसिंग वाला जो FATF में हो चुका, वहाँ पे डेफिशिएंसीज है उनको दूर किया जाए। उसी वक्त उन्होंने जो उनके सेंटकॉम के कमांडर हैं उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दिया कि हमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन हमारी जो हम चाहते हैं उस तक नहीं। अब ये जो है इट्स लाइक मतलब आप देखें कि गिलास आधा है या आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, क्योंकि वो भी वही बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। एंगेजमेंट हमारी अमेरिका के साथ ज़रूर चल रही है, लेकिन मसाइल वहीं पे हम अड़े हुए हैं, वहाँ से हम प्रोग्रेस नहीं किए। जहाँ पे अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान के साथ ये है कि एक PR एक्सरसाइज चलती रहती है दोनों साइड से कि हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो वही मसाइल
हमारा एक तो बॉर्डर का उनके साथ इशू चलता रहता है वहाँ पे, जिसका आप अक्सर देखते हैं क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, प्लस ये सेंचुरीज का, वो कहते हैं हमारी उनकी दहशतगर्द जो है तालिबान और हक्कानी, उनकी सेंचुरीज उधर है, हम कहते हैं उधर है। और जहाँ तक आपने रूस की बात की कि रूस का ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, रूस की इस इलाके के बारे में कुछ कंसर्न है। आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर एरा में हम मुखालिफ साइड पे थे दोनों। 2005 से ये एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। रूस का मसला ये है कि वो देख रहा है कि अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट एग्रेवेट कर रहा है, वो संभाला नहीं जा रहा अमेरिका से और अफगान हुकूमत से। वहाँ पर अब दाइश ने भी पड़ाव डाल लिया है। अब वो एक तो वो इशू है, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लगती हैं, तो दाइश वहाँ से सेंट्रल एशिया में दाखिल हुई तो रशिया दूर नहीं है, वो उनको भी इफेक्ट करेगा। वो ऑलरेडी जाके सीरिया तक दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उनकी एक जैसे कहते हैं ना लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है दाइश के खिलाफ, वो लड़ रहे हैं अपने बॉर्डर्स को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ से चेचनिया के लोग भी उधर लड़ रहे थे, तो अभी उनको भी वो खतरा है। दूसरा उनका खतरा नार्कोटिक्स का है, वो भी अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी से लिंक्ड है। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इस इलाके को जरा सेटल करने की कोशिश करें। तीसरा उनका मसला इंडिया के साथ जो डाइवर्जेंस है बढ़ रही है, ये जियो स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, लेकिन उन्होंने इंडिया का साथ छोड़ा नहीं है। हम ये गलत हमारा होगा परसेप्शन कि वो इंडिया का साथ छोड़ चुके हैं। वो बदस्तूर हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत के साथ भी है। जब तक कोई भारत को बड़ा ब्लंडर नहीं करेगा तो वो उनके साथ उसी तरह से रहेंगे। तो इस तरह से वो बड़े टेंटेटिव होकर चल रहे हैं। अभी तक कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। मुआहदे साइन होते हैं, अब मिलिट्री कमीशन बना, पीछे टेक्निकल एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस कोऑपरेशन हुआ, डिफेंस सारी जो मिलिट्री की एक्सरसाइजेस भी होना शुरू हो गई, लेकिन बड़ी मैं तब समझूंगा प्रोग्रेस रशिया के रिलेशनशिप में, जब आपका वो जिस तरह के इंडिया को हार्डवेयर देते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर देते हैं, वो देने को तैयार हो जाएं, आपके ऊपर न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए कोऑपरेट करने को तैयार हो जाए। वो अगर हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में ब्लॉक नहीं कर रहे तो वहां पर हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे, वहां पे वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं अभी। तो ये चंद पैरामीटर्स हैं जिन पे मैं अगर आप असेस करूं तो मैंने आपको अमेरिका का भी बता दिया, क्यों मैं पेसिमिस्ट हूं। अफगानिस्तान का हमें जब तक सस्टेन डायलॉग नहीं होगा और कोई एंगेजमेंट नहीं होगी तो जी। और रूस की तरफ थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? टेंटेटिव है अभी, जब तक कोई इंडिया कुछ बड़ा मैंने कहा कि ब्लंडर नहीं करता, वो अभी हमें देख रहे हैं, हमें परख रहे हैं कि हम किस हद तक अपने इस रास्ते पे जिस पे हम अमेरिका को डिफाई कर रहे हैं। अभी आपने ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हम अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। वो पिछले महीने के एंड पे वो मॉस्को भी गए हुए थे। वो ये सारे हमारे एक्शंस को परख रहे हैं कि हम किस हद तक अपने स्टेडफास्ट हैं और इस रास्ते पे चलते रहते हैं। जब लेकिन रूसी ये याद रखें, एक दफा कायल हो गए तो उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ना। ठीक है ना, लेकिन मार्केटिंग तो नहीं मैं मॉस्को की कर रहा, लेकिन ये उनका एक कल्चर है। तो और जी, इसका मतलब है कि हमें हाथ थाम लेना चाहिए। जी, हाथ थाम लेना चाहिए। रीजन के हमें मसाइल रीजन के अंदर ही हल करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसी नुक्ते पे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए। अगले हफ्ते तक इजाजत दें। खुदा।